3, 2, 1. नमस्कार, मैं हूं नरेश राघानी और आप देख रहे हैं हॉराइजन न्यूज। नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉयज यूनियन द्वारा यूथ एजुकेशन क्लास का आयोजन कैरिज कारखाने के एकता हॉल में यूनियन के वरिष्ठ नेताओं ने किया संबोधित। नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉयज यूनियन के द्वारा शनिवार को कैरिज कारखाना शाखा के तत्वाधान में कैरिज कारखाने की कैंटीन की एकता हॉल में यूथ एजुकेशन क्लास का आयोजन किया गया। रेलवे में हाल ही में भर्ती हुए युवा वर्ग को केंद्र सरकार की कर्मचारी विरोधी नीतियों की जानकारी देने और केंद्र द्वारा रेलों के निजीकरण के विरोध में आंदोलन की रूपरेखा तैयार करने के लिए इस कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला को नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉयज यूनियन के वरिष्ठ पदाधिकारी और कर्मचारी नेताओं ने संबोधित किया, जिनमें जोन के महामंत्री मुकेश माथुर, मंडल मंत्री अरुण गुप्ता, मंडल अध्यक्ष मोहन चेलानी आदि ने कर्मचारियों को संबोधित करते हुए केंद्र सरकार की रेल और रेल कर्मचारी विरोधी नीतियों की जानकारी दी और उनसे मुकाबला करने का आह्वान किया। कार्यशाला की जानकारी देते हुए कैरिज कारखाना शाखा अध्यक्ष महेंद्र सिंह गोदारा ने बताया कि कार्यशाला में तीनों कारखानों के समस्त रेल कर्मचारी शामिल हुए हैं। आज के समय में मीटिंग हुई, कौन है? आज कैरिज कारखाना अजमेर द्वारा यूथ एजुकेशन क्लास का आयोजन किया गया है, जिसमें हमारे जो यूथ नए रेल के अंदर भर्ती होकर आए हैं उनको गाइड करना और साथ में जो हमारे पुराने साथी हैं उनको भी जो आगामी रेल के अंदर रेल कर्मियों के भविष्य को लेकर, रेलों के प्राइवेटाइजेशन को लेकर जो चुनौतियां हैं, उन सब बातों पर आज यहाँ पर उनको जागरूक करने का काम कैरिज कारखाना अजमेर द्वारा किया जा रहा है। इस समय हमारे जोन के महामंत्री मुकेश माथुर जी, हमारे मंडल मंत्री अरुण गुप्ता जी, मंडल अध्यक्ष चेलानी जी, जगदीश जी और सभी हमारे तीनों कारखानों के कर्मी एक साथ मौजूद हैं और आगामी जो भी हमारे संगठन के द्वारा, AIRF के द्वारा, NWRU के द्वारा जो भी चुनौतियां को अवसर में बदलने के हिसाब से और रेल कर्मियों के हितों के हिसाब से जो हमें टारगेट दिए जाएंगे, जो हमें संघर्ष करने के लिए बताया जाएगा, उसमें NWRU कैरिज कारखाना अजमेर हमेशा आगे की पंक्ति में होकर एक उदाहरण पेश करने का काम करेगा। मजदूरों पर परेशानी आती है तो मजदूरों की परेशानी का आलम यह है कि किसी समय इन कारखानों में हमारे पास इतना वर्कलोड रहता था, आज के दिन हालात ये हो गई है, हमारा वर्कलोड कम कर दिया गया है। कर्मचारियों के पास कार्य के घंटे भी पर्याप्त नहीं हो पा रहे हैं। ये सरकार के द्वारा सीधा रेलों के प्राइवेटाइजेशन को करने की तरफ इशारा किया जा रहा है और करने में वो हम जब तक हमारे जो NWRU का सिपाही है उसकी सरकार की नीतियों में उसको कामयाब नहीं होने देंगे। हाथीबाटा कचहरी रोड स्थित साईं कृपा लाइट्स की दुकान को चोरों ने बनाया निशाना। लगभग 60 से 70 हज़ार की महंगी लाइट चुराई, पुलिस खंगाल रही है CCTV फुटेज। कचहरी रोड हाथीबाटा टंडन गली स्थित साईं कृपा लाइट्स की दुकान से अज्ञात चोरों ने महंगी लाइट चुराकर स्थानीय दुकानदारों और पुलिस के सामने चुनौती पेश की है। सदर कोतवाली थाना पुलिस फिलहाल घटनास्थल का मौका नक्शा बनाकर दुकान और गली के बाहर लगे CCTV कैमरों की फुटेज को खंगालकर चोरों का पता लगाने में जुटी हुई है। साईं कृपा लाइट्स के संचालक थावरदास भागवानी ने बताया कि सुबह 8:30 बजे उनके पास फोन आया कि दुकान का शटर ऊंचा है और दुकान में चोरी हुई है। जब आकर देखा तो दुकान से महंगी रोपवे लाइट, LED, टॉर्च लाइट सहित कई तरह की लाइट्स और इलेक्ट्रिक का सामान चोरी हो गया है।
सुबह 8:30 बजे करीब मेरे पास फ़ोन आया था, जिससे मालूम चला तो तुम्हारी शटर दुकान के ऊंचे हो रहे हैं। अंदर फिर पुलिस प्रशासन जाने के बाद खोल के देखा तो करीबन 50, 60, 70 हज़ार के करीब लाइट का सामान हमारा चोरी हो गया। क्या क्या महंगे आइटम थे? महंगी आइटम रोप लाइट वगैरह, सरफेस, फैंसी लाइटें सब लगी गई। अनुमान लगभग इतना ही बता रहे हैं, 60-70 हज़ार का चोरी हुआ। तो कौन है, कुछ फुटेज वगैरह में? शायद फुटेज वगैरह हमें मालूम नहीं है, अभी पुलिस प्रशासन अपना कार्य कर रहा है, उससे मालूम चले जब मालूम हमें चले। किस नाम से आपकी दुकान? मेरा साईं कृपा लाइट्स, टंडन गली, हाथीवाटा, कचेरी रोड, अजमेर। जिस जगह लाइट की दुकान को चोरों ने निशाना बनाया, ठीक उससे कुछ कदमों की दूरी पर स्थित रावत फ्लैक्स के बाहर पड़े लोहे के पाइप भी चोरी हुए। लेकिन यह वारदात वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसमें साफ नजर आ रहा है कि दो कचरा बीनने वाली महिलाएं फ्लैक्स और होर्डिंग में लगाने वाले लोहे के एंगल बोरे में भरकर चुरा कर ले जा रही हैं। रावत फ्लैक्स के संचालक विक्रम सिंह ने सदर कोतवाली थाना पुलिस को सीसीटीवी फुटेज सौंपकर कार्रवाई की मांग की है। तो सुबह आए थे तो यहाँ से के पाइप थे रखे हुए, तो वो नहीं थे। तो हमने वो रिकॉर्डिंग चेक की थी तो उसमें देखा था 2 लेडीज़ थी, तो वो पाइप बोरे में डाल के ले गई थी। किस चीज़ के पाइप पे क्या करना थे? लोहे के पाइप ये पड़े सामने, देखो उधर वो वाले पाइप थे, होर्डिंग के काम आते थे बैंडर बनाने। लगभग कितने का ये माल था? 2 डजन के आसपास था। सीसीटीवी फुटेज में आई? हाँ वो दे दी भैया रिकॉर्डिंग। थाने में आपने शिकायत करी? शेर साहब को बोल दिया, उन्होंने बोला ठीक है कार्रवाई करेंगे। सोफिया स्कूल ने 15% फीस वसूलने के लिए स्कूल में इकट्ठा की अभिभावकों की भीड़। घंटों लाइन में लगे अभिभावक हुए परेशान, सोशल डिस्टेंसिंग की उड़ी धज्जियां। शनिवार को जयपुर रोड स्थित सोफिया गर्ल्स स्कूल में अभिभावक घंटों लाइन में लगकर हैरान परेशान होते रहे, लेकिन स्कूल प्रशासन की ओर से उन्हें कोई राहत प्रदान नहीं की गई। दरअसल सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के मुताबिक अभिभावकों को कुल फीस का 85% जमा कराना है, जिसमें से अभिभावक 70% फीस पहले ही जमा करवा चुके हैं। स्कूल की 15% बची फीस को जमा कराने के लिए आज स्कूल में भारी भीड़ जमा हो गई। 15% बची फीस जमा कराने के लिए स्कूल में आज एक ही काउंटर लगाया गया, जबकि अभिभावक 500 से ज़्यादा इकट्ठा हो गए। अभिभावकों का कहना था कि स्कूल प्रबंधन फीस बताने के लिए उनके मोबाइल पर मैसेज भी कर सकता था, ताकि वे सीधे जाकर बैंक में अपनी फीस जमा करा देते। लेकिन यहाँ पर लाइन लगाने का कोई औचित्य समझ नहीं आ रहा, जबकि इनके पास स्टाफ होते हुए भी उसे नहीं लगाया गया है। स्कूल प्रबंधन द्वारा लगाए गए एक काउंटर पर सिर्फ फीस बताने का काम निर्धारित किया गया था, जबकि फीस बैंकों में जमा करानी थी, यानी कि अभिभावकों को स्कूल और बैंक दोनों ही जगह लाइन लगानी पड़ी। इस भीषण गर्मी में परेशान हुए अभिभावकों ने स्कूल प्रबंधन के खिलाफ अपने गुस्से का इजहार करते हुए अपनी पीड़ा मीडिया को सुनाई। फोटो खिंचाने के लिए थोड़ा आए हम यहाँ पे। आपने बोला फोटो खिंचाने के लिए थोड़ा आए हम यहाँ पे। आप कितनी गलत बात बोल रहे हैं? ये वे ऑफ टॉकिंग है आपका पेरेंट्स है। रिपोर्ट आनी चाहिए स्कूल अथॉरिटी को। बोले फोटो खिंचाना, हम फोटो खिंचाने सब अपने काम छोड़ के आए। पिछले 2 घंटे में परेशान हो रहे हैं। इतना बड़ा स्कूल है, लेकिन ऑनलाइन इनको ऑनलाइन भेजना चाहिए, व्हाट्सएप पे भेजना चाहिए इनको ऑनलाइन में। इनको मतलब नहीं है, मतलब एक तरफ कहते हैं कि हम इतना बड़ा स्कूल है हमारा, इतना सब कुछ अपना सबमिट कर रहेगा, कंप्यूटर में भेज दीजिए ऑनलाइन कितनी फीस जमा है, कितनी बाकी है, कितना अपडेट जमा कराने। जबरदस्ती से भीड़ भाड़ बुला लिया, कोरोना फैल रहा मतलब नहीं है। पिछले 2 घंटे से खड़ा हो रहा है, परेशान हो रहे हैं। अब कोरोना खत्म हो गया, स्कूल में बच्चों को बुलाते तो कोरोना आ जाता है। अभी स्कूल कोरोना खत्म हो गया, अभी मतलब पिछले 2 घंटे से भीड़ हो रही है, मतलब की इतनी रश है। आपके मोबाइल नंबर अपडेट भेजो ना, हमारा क्या दिक्कत है? कितनी फीस बाकी, कितनी जमा है, कितने अपडेट है, सारे भेजिए। उसमें सबके मोबाइल नंबर है, सबके पास आपके नंबर है इनके पास।
क्या फीस लेनी है क्या नहीं लेनी है उनको बोलो। जबरदस्ती लाइन लगा रखी बेवकूफ बनाकर यहाँ पर। अभी यहाँ पर खड़े होंगे, बैंक में जमा होंगे, वहाँ पर बैंक में खड़े होंगे, वहाँ पर अभी बैंक में 2 घंटे लग जाएंगे वहाँ पर हमारे को। 2 घंटे हो गए हमारे को, काम धंधा सारा छोड़ के हम यहाँ खड़े हैं यहाँ पर। आपके सामने यहाँ पर कौन सी सोशल डिस्टेंसिंग है और कैसा हाल है? कोरोना फैल रहा है एक तरफ तो रोज, और उसके अलावा स्कूल वाले बोल रहे हैं फोटो खिंचाने आए हैं आप लोग। पेरेंट्स बेचारे परेशान हो रहे हैं, बोल रहे हैं कि फोटो खिंचाने आए हैं। इनका स्टाफ बोल रहा है ऑनलाइन भी कर सकते हैं। ऑनलाइन में सर बोले तो सही, सर बताएं तो सही कितनी देनी है कितनी नहीं देनी है। मोबाइल नंबर यहाँ पर हमारे को बताएं तो सही ऑनलाइन। हमारे को आज हमारे पास मैसेज आया फीस जमा करानी है, हमारे को मालूम तो पड़े ना कितना देना हमारे को। कितना अमाउंट 70% हमने जमा करा दिया, 15% के लिए और परेशान कर रहे हैं हमारे को कि भाई ये इतना जमा कराना है। ये कौन सा तरीका है? परेशानी हो रही है आपको? परेशानी तो ये है कि इतने सारे पेरेंट्स हैं लेकिन इनके पास स्टाफ होते हुए भी ये लोग स्टाफ लगाए नहीं इन्होंने एक्स्ट्रा। केवल एक आदमी कंप्यूटर पे काम कर रहा है, वही सबका काम करेगा। कैसा हो सकता है संभव है? इस कोरोना के समय में देखते हुए अब इस चीज़ की व्यवस्था स्कूल प्रशासन को करनी चाहिए। कोविड की गाइडलाइन का पालना करी जा रही है? कोविड तो भूल ही गए सर सब जने। बच्चों के आगे कोविड क्या काम आएगा बताइए आप। माँ बाप तो बच्चों प्रेशर में आ गए कि हमारी बुक्स लेके आओ, ये करके आओ, और ये बोलते पहले फीस जमा कराओ, हिसाब बनाओ, ये कराओ, उसके बाद होगा। फीस तो जमा करानी है, लेकिन इसका कोई तरीका और भी ऑप्शन ढूंढ सकते हैं। इतने से क्लास टीचर हर क्लास को अलग अलग रूप से देना चाहिए इनको कमरा हिसाब से। उतनी जमा इतनी लाइन लगाने से मतलब क्या है? नाम बताइए। मधुसूदन। स्कूल प्रबंधन की ओर से अध्यापक सुधीर तोमर ने पक्ष रखते हुए बताया कि अभिभावकों की अत्यधिक भीड़ होने से कहीं कहीं सोशल डिस्टेंसिंग की अवहेलना हुई है, अन्यथा सुबह से व्यवस्थाएं सुचारू चल रही थी। मीडिया को देखकर अभिभावक उद्वेलित हो गए हैं, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। स्कूल में फीस को लेकर कोई समस्या नहीं है। मूल रूप से जब हमने पेरेंट्स को काफ़ी लंबे समय से इन्फॉर्म किया, कोर्ट के आदेशों के बाद फीस जमा करने का समय दिया गया, तो कुछ पेरेंट्स जो फीस लंबे समय तक जमा नहीं करा पाए वो लोग आज इकट्ठे हुए हैं। और इकट्ठे होने से हमने कोविड टीचर्स की अपनी ड्यूटी लगाई कि उन्हें कोविड गाइडलाइन का मापदंडों का पालन करते हुए वो खड़े हों। लेकिन कुछ पेरेंट्स उद्वेलन में आसपास आ गए एक दूसरे के। मीडिया आप लोगों के आने पर कुछ पेरेंट्स को जो उन्हें कन्फ्यूजन है या शिकायतें रही उन्होंने बताई हैं। मूल रूप से हम सबका उद्देश्य बच्चों का सर्वांगीण विकास है और हम पूरी तरीके से अपने पेरेंट्स के साथ हैं और उनको किसी प्रकार की समस्या ना हो इसके लिए हम लगातार वचनबद्ध हैं। हम अपने पेरेंट्स, अपने बच्चों के शिक्षा और उनके समस्त समस्याएं किस प्रकार नियमित हों और संयमित तरीके से उनका हल हो, इसके लिए लगातार प्रयत्नशील हैं, आगे भी रहेंगे। सर, किस तरह से इनके पहले भी उनको फीस जमा कराने के आपने बोला था, क्या आज इतनी एकदम से ऑनलाइन भी करा जा सकता था फीस? ये फीस जो है ये 2019-20 की बकाया फीस की बात है। अभी हमने 20-21 और 21-22 की फीस के लिए कुछ नहीं कहा। तो कुछ पेरेंट्स जो लगातार एक लंबे समय से फीस जमा नहीं करा पाए थे, तो निश्चित रूप से उन लोगों से निवेदन किया था। तो उन लोगों की भीड़ में से कुछ जिन्हें कुछ डाउट रहे होंगे या कोई समस्या रही होगी, वो आप लोगों से अपनी बात कह रहे हैं। वरना सुबह से लगातार बहुत ही नियमित तरीके से हमारे टीचर्स की गाइडेंस के अनुसार दिए गए नियमों का पालन करते हुए सभी पेरेंट्स ने बहुत आरामदायक तरीके से अपनी फीस जमा कराई है और सभी काउंटर तय है। सर, एक पेरेंट्स का ये भी कहना है कि जैसे जिस क्लास की फीस जमा करनी वो एक क्लासरूम में लगा दिया जाता तो इतनी भीड़ नहीं होता। फीस अलग चीज़ है। देखिए, पेरेंट टीचर मीटिंग बिल्कुल अलग चीज़ है जो कि क्लासरूम में ही होती है। जब बच्चे के विकास के ऊपर चर्चा करनी होती है तो एक पेरेंट के साथ अलग से टीचर मिलता है। लेकिन अकाउंट्स का काम कोई हर अध्यापक तो नहीं कर सकता, तो उसके लिए स्कूल का ऑफिस ही होता है। हमारे ऑफिस में भी 3 काउंटर हैं। तीनों काउंटर पर हमने फीस कलेक्शन, और हमारे यहाँ फीस स्कूल काउंटर पर कलेक्ट नहीं होती है, बैंक में जमा होती है। तो जिन पेरेंट्स के पास अपने फी कार्ड जिन्होंने पहले समय में लिए हैं वो तो सीधे ही जमा कर रहे हैं। जिन्होंने फी कार्ड भी इकट्ठा कलेक्ट नहीं किया था स्कूल ऑफिस से, ऐसे पेरेंट्स जब आकर के फी कार्ड ले रहे हैं तो निश्चित रूप से एक लाइन बनेगी ही, क्योंकि पहले कौन लेगा और बाद में कौन लेगा, उस लाइन में वो सब खड़े हैं।
जिन्होंने अब तक एक बार भी फीस जमा नहीं कराई, 2019-20 में अपने बच्चों का फी कार्ड नहीं लिया, सिर्फ ऐसे पेरेंट्स। 1100 कमल पुष्पों से हुआ भगवान शिव का महाअभिषेक। अच्छी बारिश व कोरोना महामारी से निजात दिलाने के लिए किया भगवान शिव की सहस्त्रधारा व रुद्राभिषेक। धार्मिक नगरी पुष्कर स्थित श्री गिरधर गोपाल मंदिर में शनिवार को निम्बार्क तीर्थ के विद्वान ब्राह्मणों द्वारा वैदिक मंत्रोच्चार के साथ भगवान शिव का महाअभिषेक किया गया, जिसमें सहस्त्रधारा के पश्चात महादेव के पार्थिव लिंग पर 1100 कमल पुष्प अर्पित किए गए। पुजारी नवनीत शास्त्री ने बताया कि अच्छी बारिश करवाने एवं कोरोना महामारी से समूचे विश्व को निजात दिलवाने के उद्देश्य से अजमेर के रहने वाले चंद्रशेखर सिंघल, चिन्मय सिंघल द्वारा भगवान शिव की सहस्त्रधारा और रुद्राभिषेक का आयोजन करवाया गया, जिसमें कई धर्म प्रेमियों ने हिस्सा लिया है। खास बात यह रही कि आयोजन के दौरान 1100 कमल पुष्प अर्पित करके महादेव का विशेष श्रृंगार किया गया। अनुष्ठान भागवताचार्य पंडित गजेंद्र शास्त्री के आचार्यत्व में वेदाचार्य पंडित श्याम मोहन पाठक, हरिमोहन शास्त्री, अश्वनी शास्त्री, अरुण शास्त्री, विजय शंकर शास्त्री सहित 13 विद्वान पंडितों ने वैदिक मंत्रोच्चार के साथ संपन्न करवाया। पहले तो संपूर्ण सभी सनातन धर्म के अनुयायियों को जय श्री राधे और इस पावन श्रावण मास की हार्दिक बधाई देते हुए आज के इस पावन पर्व पर जो भगवान गिरधर गोपाल के मंदिर में सर्वेश्वर महादेव हैं, इनके ऊपर विशेष अर्चना की गई थी, जिसमें सहस्त्रधारा, सहस्त्र घट, सहस्त्र पद्म अर्चना और सहस्त्र बिल्व अर्चना की गई थी भगवान महादेव को प्रसन्न करने के लिए। अभी वर्तमान सारी स्थितियों से ये जो प्रतिकूल वातावरण बन रखा है, ये अनुकूल हो, संपूर्ण विश्व के अंदर आरोग्य हो, सुख शांति समृद्धि बनी हुई रहे, राष्ट्र के अंदर एकता और भगवान के प्रति हर व्यक्ति सनातन धर्म के प्रति अपनी निष्ठा बनाए रखें और भाव बने हुए रहें। इन्हीं सभी कामनाओं के लिए सर्वे भवन्तु सुखी ने इस भावना से ये कार्यक्रम किया गया था। इसमें कमल पुष्पों से भी महादेव का अभिषेक किया गया। सहस्त्र पद्म अर्चना, सहस्त्र बिल्व पत्र अर्चना, सहस्त्र घट और सहस्त्र धारा, इन सभी का समावेश था। भगवान महादेव वासुदेव को प्रसन्न करने के लिए सावन में विशेष अर्चना होती है, विशेष कामना के लिए, तो अपनी तो कामना सभी के लिए सर्वभवन्तु की थी। पुष्कर तीर्थ के किनारे यह आयोजन हुआ तो कितना महत्व बढ़ जाता है। ये तो अनंत गुना फल है इसका। तो सबसे पहले बात तो पौराणिक तीर्थ और सभी तीर्थों का तीर्थ गुरु, और इस तीर्थ के ऊपर और तीर्थ के किनारे पर अगर शिव आराधना की जाए, और भगवान ब्रह्मा ने स्वयं ने जब सृष्टि की रचना की तो 8 शिवलिंग स्थापित किए थे चारों तरफ, और फिर सृष्टि की रचना आरंभ की और फिर तप आरंभ किया। इसीलिए अपन ने वही कार्य किया है जो सृष्टि की रचयिता है, उन्होंने जो सेवा पद्धति अपनाई उसी पद्धति को अपना कर, और अपन भी विश्व की कामना, कल्याण की कामना करते हुए कार्य किया। एसपी कार्यालय से ट्रांसफर परिवाद पर आईपीसी की धारा 376 में 4 आरोपियों के खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज। पीड़िता को प्लॉट दिखाने के बहाने नशीला पेय पदार्थ पिलाकर किया दुष्कर्म। सिविल लाइन थाने को प्रेषित परिवाद पर दर्ज मुकदमे के बारे में जानकारी देते हुए सिविल लाइन थाने के हेड कांस्टेबल जितेंद्र सिंह ने बताया कि पुलिस अधीक्षक कार्यालय से एक परिवाद 6 अगस्त को थाने पर तामील हुआ, जिसके अंदर बताया गया कि एक पीड़िता को सद्दाम नाम के व्यक्ति ने प्लॉट दिखाने के बहाने बुलाया और कलेक्ट्रेट पर उसके साथी सद्दाम, भरत, विक्की और महेश जो कार में कोल्ड ड्रिंक पी रहे थे, उस पीड़िता को भी कोल्ड ड्रिंक पिलाया, जिसके बाद वो बेहोश हो गई। इसके बाद चारों ने उसके साथ दुष्कर्म किया। इस मामले में 203/2021 आईपीसी की धारा 376 में प्रकरण दर्ज कर अनुसंधान सीओ नॉर्थ डॉक्टर प्रियंका रघुवंशी के द्वारा किया जा रहा है। दिनांक 6/8/2021 को श्रीमान एसपी साहब कार्यालय से एक परिवार थाने पर आया, जिसमें एक महिला को प्लॉट दिखाने के बहाने सद्दाम
चित्ता नाम के व्यक्ति ने फ़ोन किया और चंद्रबदाई नगर बुलाया। फिर उसको 1-2 प्लॉट दिखाए। प्लॉट दिखाने के बाद दिनांक 12/4/2021 को टेलीफोन करके कलेक्ट्रेट बुलाया। कलेक्ट्रेट के सामने एक स्विफ्ट कार जिसके नंबर 80/16, जिसमें सद्दाम, महेश, भरत, विक्की सब मूलपुर अजयनगर के रहने वाले हैं। ये व्यक्ति थे जो कार के अंदर कोल्ड ड्रिंक्स दे रहे थे। तो लड़की को भी कार में बिठा लिया और उसको कहा कि ये ठंडा करने के लोग, बोतल खुली हुई थी। बोतल में कोल्ड ड्रिंक पीने के बाद महिला अचेत अवस्था में हो गई। उसको ले जाने के बाद दुष्कर्म करने का मामला है, जिस पर मुकदमा नंबर 203/2021 धारा 373 में दर्ज कर अनुसंधान श्रीमान सीओ साहब और डॉक्टर प्रियंका मैडम द्वारा किया जा रहा है। कृष्णगंज थाने में न्यायालय से प्राप्त इस्तिगासों पर मुकदमा दर्ज। एक मामले में प्लॉट के नाम पर 1.5 लाख रुपए की धोखाधड़ी, तो वहीं उधार दिए गए 3 लाख रुपए वापस नहीं लौटाने पर 2 लोगों के खिलाफ मुकदमा। कृष्णगंज थाने में न्यायालय से 2 अलग अलग मामलों में इस्तिगासे प्रेषित हुए, जिसमें पहले मामले की जानकारी देते हुए सब इंस्पेक्टर बुद्धाराम ने बताया कि पीड़िता पिंकी गहलोत ने एक परिवाद न्यायालय में दायर कराया है, जिसमें उसने बताया कि 84 आवास रोड निवासी जावेद पुत्र शौकत को उसने 1,51,000 रुपये प्लॉट खरीदने के लिए बतौर साई दिए थे, लेकिन जावेद ने ना तो उसे प्लॉट दिया और ना ही पैसे वापस लौटाए, जिस पर आईपीसी की धारा 420 में धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है। पिंकी गहलोत है, इसका 156(3) CRPC के तहत माननीय न्यायालय से एक इस्तिगासा थाने पर प्राप्त हुआ है, जिस पर उन्होंने एक कोई जावेद नाम के लड़के से कोई ज़मीन खरीदना बताते हैं, जिसका उसने ज़मीन के 1,51,000 रुपये साई पेटे पैसे ले लिए और उसको ज़मीन भी नहीं दी और पैसे भी ले लिए। इस संबंध में मुकदमा दर्ज किया गया है और मुकदमे में इसकी जांच अभी शुरू की गई है। ये ज़मीन राती डांग में बता रहे हैं, नौसर के अंदर 84 आवास रोड पर है। इसने जावेद पुत्र शौकत मोहम्मद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। जावेद ये है सरगमी स्कूल के पास में 84 आवास रोड के ऊपर रहता है। ये इसकी जांच अभी जारी है और रिकॉर्ड प्राप्त किया जाएगा। उसमें आगे क्या होगा, क्या वो रिकॉर्ड के आधार पर आगे अनुसंधान किया जाएगा। ये इसी तरह दूसरे मामले की जानकारी देते हुए एएसआई मोइनुद्दीन ने बताया कि न्यायालय से डाक जरिए एक परिवाद प्राप्त हुआ है, जिसमें तोपदड़ा निवासी नाथू सिंह भाटी ने अंकुर सेठी और निहाल कछावा को 3 लाख रुपए 22 जुलाई 2019 को उधार दिए थे, लेकिन अभी तक इन लोगों ने पैसे नहीं लौटाए और जो चेक इनके द्वारा दिया गया वह भी खारिज हो चुका है। ऐसे में अमानत में खयानत के मामले में आईपीसी की धारा 406 और 120B के तहत मुकदमा दर्ज कर अनुसंधान किया जा रहा है। सर न्यायालय एसीजेएम साहब 3 से एक रिपोर्ट आई है जरिए डाक कि नाथू सिंह भाटी सनोब चुन्नीलाल भाटी मेघवाल उम्र 48 साल चूना बट्टा तोपदड़ा के निवासी है। इन्होंने अंकुर सेठी और निहाल कछावा के नाम से एक रिपोर्ट दी है कि मैंने इनको 3 लाख रुपए उधार दिए थे, जिन्होंने पैसे लेने के बाद आज तक मुझे वापस लौटाए नहीं है और देने में आनाकानी कर रहे हैं। ये 420 406 120B में मुकदमा नहीं, केवल इसके जो उधार पैसा दिया उसकी एवज में इन्होंने चेक दिया था और चेक की राशि इन्होंने कहा था भाई मैं बैंक में लगा दूंगा,
तो इन्होंने बोला बैंक में नहीं लगा है, मैं पैसे धीरे धीरे चुका दूंगा, लेकिन ये चुका नहीं रहे, तो ये धोखाधड़ी का ये अंकुर सेठी और निहाल कछावा। कितना टाइम हो गया पैसे लिए हुए? वैसे ये मुकदमा पुराना है, वैसे इनका लिया हुआ 2019 का है, 22/8/19 को लिए थे इन्होंने 6 महीने के लिए। जांच मोइनुद्दीन ऐसा ही मेरे पास जांच है सर। पंचशील माकड़वाली रोड पर सड़क के बीच डिवाइडर पर लगा खंभा बन सकता है हादसे का कारण। पंचशील के जागरूक लोगों ने प्रशासन और संबंधित विभाग से खंभे की सुध लेने की मांग। पंचशील माकड़वाली रोड पर सड़क के बीच बने डिवाइडर पर लगा रोड लाइट का खंभा कभी भी किसी बड़े हादसे का कारण बन सकता है। खंभा जिस पर विद्युत लाइन चालू है सड़क के एक ओर झुक गया है, जिसे कुछ जागरूक लोगों ने तार और रस्सियों से बांध कर रखा है, लेकिन खंभे के पास ही जमीन धंसने से खड्डा भी हो गया है, जिससे यह किसी भी वक्त गिर सकता है। पंचशील के समाजसेवी जागरूक नागरिक ब्रजेश माथुर और मुकेश आहूजा ने प्रशासन व संबंधित महकमों से इस खंभे की सुध लेकर इसे ठीक करने या फिर हटाने की अपील की है, ताकि किसी हादसे से बचा जा सके। जी हम पंचशील के वार्ड क्षेत्र के निवासी हैं और यहाँ पे जो मेन रोड है जिसके ऊपर इतना ज़्यादा आवागमन रहता है, उस स्थान के ऊपर जो यहाँ पे खंभे हैं वो स्मार्ट सिटी के नाम के ऊपर यहाँ पे जो काम चल रहा है उसके तहत, और बरसात ने जो अपना अभी शुरू हुई है बरसात, उसमें प्रशासन की पोल खुलने लग गई है। सड़कें जो है वो इस प्रकार से बनी है कि इतना बड़ा गड्ढा है नीचे, और वो चालू खंभा है जिसके ऊपर बिजली की लाइनें बह रही हैं, वो खंभा अब टेढ़ा होने लग गया है। किसी भी पल वो खंभा जो है वो गिर सकता है, इतना ज़्यादा यातायात यहाँ पे रहता है। यदि किसी पे गिर गया तो एक बहुत बड़ी दुर्घटना की संभावना है, जो किसी भी पल ये हादसा हो सकता है। पर प्रशासन इस तरफ बिल्कुल भी मतलब एक तरीके से ध्यान नहीं दे रहा है, और इस बड़े हादसे को तुरंत प्रभाव से कुछ बड़ी घटना ना घटे उसके लिए प्रशासन को जागरूक होना चाहिए। सिर्फ ये एक खंभा नहीं है, ऐसे पंचशील में कई स्थान है जहाँ पे इस प्रकार से क्षतिग्रस्त स्थान बने हुए हैं। एक बार मौका मुआयना करके अगर कोई दुर्घटना घट जाएगी तो उसके लिए प्रशासन को जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, और किसी आम आदमी के ऊपर दुर्घटना के प्रभाव बहुत ज़्यादा हो रहा है यहाँ पे। हालात मैं भी माकड़वाली रोड से इस रोड से गुजरा था तो एक खंभा बिल्कुल टेढ़ी अवस्था में था। कभी खंभा गिर सकता है, क्योंकि लोगों यहाँ आवागमन है, लोग आते जाते हैं, बच्चे आते हैं, बुजुर्ग सब यहाँ से निकलते हैं। रस्सी से बांध रखा है, नीचे खड्डा भी हो रहा है, कभी भी कोई हादसा होता है। बारिश का टाइम है, लाइट चालू है खंभे के अंदर, तो मैं प्रशासन से टाटा पावर से निवेदन करूँगा इसके खंभे को थोड़ा सही कराया जाए, इसको सही अवस्था में लाया जाए, तो नहीं तो कभी भी कोई हादसा हो जाएगा तो परेशानी हो सकती है। तो मैं तो प्रशासन से निवेदन करूँगा इसको जल्द से ठीक करा जाए। जिला परिषद में हुए स्थायी समितियों के अध्यक्षों के चुनाव। जिला प्रमुख की अध्यक्षता में 4 समितियों के अध्यक्षों के चुनाव निर्विरोध हुए संपन्न। जिला परिषद में शुक्रवार को जिला परिषद की 6 स्थायी समितियों के गठन के लिए जिला प्रमुख श्रीमती सुशील कंवर पलाड़ा की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गई। जिला प्रमुख ने सभी सदस्यों को जिला परिषद की समितियों के कार्य एवं कार्य प्रणालियों पर अपने विचार रखने तथा सभी सदस्यों को निर्वाचन की प्रक्रिया की जटिलता के बारे में बताया। इसके बाद सभी सदस्यों ने एक मत से जिला प्रमुख पलाड़ा को अपने विवेक से सदस्यों को समिति में स्थान देने के लिए सहमति प्रदान करते हुए निर्विरोध चुनाव कराने की मंशा जाहिर की। इसी कड़ी में शिक्षा स्थायी समिति, वित्त एवं कराधान समिति, विकास एवं उत्पादन समिति तथा सामाजिक सेवा एवं सामाजिक न्याय समिति के निर्वाचित सदस्यों में से अध्यक्ष पद के चुनाव संपन्न कराए गए, जिसमें सभी सदस्यों ने निर्विरोध समस्त समितियों के अध्यक्षों का चुनाव किया। प्रशासन एवं स्थापना समिति एवं ग्रामीण विकास समिति में अध्यक्ष जिला प्रमुख श्रीमती सुशील कंवर पलाड़ा पदेन अध्यक्ष होती हैं, इसलिए बाकी 4 समितियों शिक्षा स्थायी समिति की अध्यक्ष श्रीमती सुमन कंवर, वित्त एवं कराधान समिति के अध्यक्ष श्रीलाल तंवर, विकास एवं उत्पादन समिति के अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद बागड़ी, सामाजिक सेवाएं और सामाजिक न्याय समिति के अध्यक्ष श्रीमती गौरा देवी निर्विरोध निर्वाचित हुए। निर्वाचन उपरांत जिला प्रमुख सुशील कंवर पलाड़ा और भंवर सिंह पलाड़ा ने सभी निर्विरोध निर्वाचित अध्यक्षों का माल्यार्पण कर शुभकामनाएं दी।
जिला प्रमुख ने अपनी शुभकामना उद्बोधन में समस्त निर्वाचित अध्यक्षों एवं सदस्यों को अपने अपने कर्तव्यों को निष्ठा एवं ईमानदारी पूर्वक वहन करते हुए जिले के अंतिम छोर पर बैठे गरीब व्यक्ति को पारदर्शी तरीके से लाभान्वित कराने के लिए सदैव तत्पर रहने का वचन लिया। आज हमारे जिला परिषद में जो समिति के चुनाव थे, इसकी 2 दिन से प्रक्रिया चली, क्योंकि एक दिन तो सारे सदस्य को निर्वाचित होना था, फार्म भरना था, और बाकी के दूसरे समितियों के 6 समितियों के होने थे। तो एक में तो 2 समितियों में तो जिला प्रमुख रहते हैं अध्यक्षता, लेकिन 4 समितियों का मैंने चुनाव कराया है। ये उपचुनाव निर्विरोध चुनाव है, क्योंकि जो मेरे सदस्य हैं, हम सदस्यों को कहते हैं वही सदस्य हमारे करते हैं। सदस्य एक मेरे मजबूत है, सदस्य मेरी ताकत है। हमने सदस्यों और सबसे सहमति से बैठ के हमने बातचीत करके निर्विरोध के 4 समितियों के हमने सदस्य चुने हैं। मैं सभी सदस्यों को, 4 सदस्यों को मेरी ओर से हार्दिक बधाई देती हूँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ, और यही कहना चाहूँगी कि हम सब मिलके अपने जिले का विकास करें। आज पंचायत राज की सबसे बड़ी जिले के सर्व समिति से चुनाव हुए, उसमें जिला प्रमुख जी एवं सदस्यों का मिलकर निर्विरोध समितियों का हुए की घोषणा की। उसमें ग्रामीण विकास पंचायत राजेंद्र बागड़ी समिति संजय जी एवं सुमन देवी जी एवं वित्त के अध्यक्ष श्री और सुमन कंवर जी को बढ़ा। मैं सामाजिक न्याय समिति मैं तहे दिल से व्यक्त करता पूरी जिला सदस्यों का एवं हमारे सभी भौजी का एवं हमारे जिला साहिबा श्रीमती सब जिन्होंने सबको साथ लेके और सबका भावना से इस पूरे का विकास जाएगा। उन्हें सब ढेर शुभकामनाएं, बधाई, आभार सबका। अनुसूची से ग्रामीण का मेंबर के लिए जिमुख जी का बहुत कमेटी चुनाव हुआ है। आज में जो समितियों के अध्यक्ष हुए उन सब में निर्विरोध अध्यक्ष चुने गए। सभी मैं तेरे हार्दिक आभार व्यक्त करना चाहूँगा हमारे प्रमुख महोदय का और समाज सेवी बड़े भाई साहब और सिंह साहब का, और सभी जिला परिषद सदस्यों को जिन्होंने सर्वसम्मति से जो एक साथ होकर निर्विरोध अध्यक्ष बने हैं। और मैं विश्वास दिलाता हूँ मैडम जी को और भाई साहब को कि हम हमेशा ऐसे ही एक साथ रहेंगे और एक साथ मिलकर पूरे जिले का विकास करेंगे। पुष्कर विधायक रावत प्रत्येक पंचायत में 115 जरूरतमंद परिवारों को कर रहे खाद्य सामग्री का वितरण। ग्राम पंचायत नौसल IT सेंटर में वृक्षारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का दिया संदेश। पुष्कर विधायक सुरेश सिंह रावत लगातार ग्रामवासियों की सेवा कर उन्हें राहत पहुंचा रहे हैं। इसी कड़ी में ग्राम पंचायत कोटड़ी व नौसल के समस्त गांवों के 230 जरूरतमंद परिवारों को खाद्य सामग्री के किट वितरित किए गए। इसी के साथ विधायक रावत ने ग्राम पंचायत नौसल IT सेंटर में वृक्षारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश भी दिया। पुष्कर विधानसभा क्षेत्र में 7100 जरूरतमंद परिवारों को जीवन संबल प्रदान करने हेतु विधायक रावत के विधायक कोटे की 25 लाख रुपए की राशि से स्वीकृत खाद्य सामग्री के किटों का वितरण किया जा रहा है। ग्रामीणों को संबोधित करते हुए विधायक रावत ने कहा कि वैक्सीनेशन करा के हम सबको कोरोना को हराना है। पेयजल की समस्या के लिए मोदी जी ने जल जीवन मिशन के तहत हर गांव ढाणी में घर घर नल कनेक्शन की व्यवस्था कर दी है, जिसे शीघ्र धरातल पर लागू कराने के लिए मैं प्रयासरत हूँ। जल्द ही सभी ग्राम पंचायतों के अंतर्गत आने वाले गांवों में मूलभूत सुविधाएं मिल पाएंगी और बिजली पानी की समस्या से भी छुटकारा मिलेगा, यह आपसे वादा है। आज हमारे पुष्कर विधानसभा के रूपनगढ़ उपखंड के अंदर
हमने विभिन्न गांवों का दौरा कर वहाँ पे विधायक पद से जो खाद्य सामग्री उसका वितरण किया। इसके तहत आज हमने कोटड़ी, नौसल, बिलावट और सिनोदिया और भदूण इन 5 पंचायतों का कार्यक्रम है, जिसके तहत हमने खाद्य सामग्री के साथ साथ वृक्षारोपण का कार्यक्रम भी किया। इसके अलावा भी गाँव वालों को प्राथमिक उपचार गांव का गांव में मिले, इसके लिए ऑक्सीमीटर की मशीन और थर्मल गन की मशीन और इसकी अपने ग्लूकोमीटर की मशीन और बीपी की मशीन हमने यहाँ के जो स्थानीय नर्सिंग स्टाफ है उनको सबको वितरित की है। और इस तरह से हमने लोगों में जन जागृति लाने का प्रयास किया और हमारा प्रयास है कि अगर तीसरी लहर आती है तो इससे निपटने के लिए लोगों को मदद मिलेगी। महाराष्ट्र से ब्यावर ठोर ठिकाने की तलाश में जा रहे बाबा मंगलदास ट्रेन में बने लूट का शिकार। अज्ञात लोगों ने बाबा को नशीला पदार्थ खिलाकर किया बेहोश। 5,000 की नकदी, चांदी की 3 अंगूठी, 1 कंठी और जरूरी कागजात चुराए। महाराष्ट्र के रहने वाले बाबा मंगलदास घर बार न होने के चलते किसी ठोर ठिकाने की तलाश में ब्यावर जा रहे थे, लेकिन गलत ट्रेन की वजह से वह अजमेर पहुंच गए। अजमेर से रात को उन्होंने ब्यावर के लिए ट्रेन पकड़ी, लेकिन जब होश आया तो अपने आप को एक अस्पताल में पाया। बाबा मंगलदास ने बताया कि उन्हें कुछ भी जानकारी नहीं है कि वे अस्पताल कैसे पहुंचे। सामने देखा तो पुलिस वाले मौजूद थे, उनका इलाज किया जा रहा था। सुबह से कुछ खाया नहीं था, इसलिए चक्कर भी आ रहे थे। उनके पास मौजूद 5,000 की नकदी, 3 चांदी की अंगूठी, 1 गले में पहनने वाली कंठी चोरी हो चुकी थी। फिलहाल बाबा को वृद्धाश्रम ले जाने के लिए टीम पहुंच चुकी है और उन्हें बेसहारा बुजुर्गों के साथ रहने का ठोर ठिकाना मिल गया है। मैं ब्यावर जा रहा था इस उम्र में ठिकाना ढूंढने के लिए, तो ब्यावर जाने से गाड़ी छूट गई थी तो अजमेर में था। अजमेर में बैठा हुआ था तो गाड़ी रात में आई, कौन सी गंगानगर जा रही थी। वहाँ से मैं ब्यावर उतरा, लेकिन ब्यावर उतरा कि कहाँ उतरा, लेकिन जब मैंने होश संभाला तो मैंने हॉस्पिटल में पाया, मैंने अपने को हॉस्पिटल में पाया। अच्छा यहाँ कैसे आ गए, कौन लाया यहाँ पर? हॉस्पिटल में आ गए। हॉस्पिटल जब होश आया डॉक्टर को कहा भैया चक्कर गिर रहे थे, 3 दिन से खाना नहीं खाया था और गिर पड़ रहे थे। एक सुई लगी थी शाम को, उससे नहीं है भाई, सवेरे से ये बखत हो गया। अच्छा तो कौन थे लोग, उन्होंने क्या पिलाया था आपको? अब बेटा मेरा इसमें क्या मालूम, हमने जिंदगी में बस यही धोखा, जिंदगी में इतनी लंबी जिंदगी में पहला धोखा है। नहीं तो कोई आपके पास बैठा था तो उससे चाय वाय कुछ? नहीं एफडी के कागज मेरे थे, वो ले गया और चेकबुक पासबुक छोड़ गया। अच्छा, पहले चेकबुक भी ले गया था, 11 बजे रात को चेकबुक पासबुक छोड़ गया। इधर देखो। और आपके चीज़ें क्या क्या थी? कंठी चांदी की, कंठी समझते हो ना? हाँ हाँ, कंठी 3 मोती की, उसकी माई थी। अच्छा, जेब के अंदर 500 नोट में 50 भगाए थे, 500 के नोट, बाकी 4.5 थे। अच्छा, वो सब ले गए? रात में हॉस्पिटल में चिल्लाया कस के। एक यहीं के दरोगा गए थे, धीरज उन्होंने दी, धीरज दी, बस चक्कर आ रहा है, गिर पड़ रहा। आपका नाम? मंगलदास। ये बाद में छोड़ गया, ये हमें पलंग के नीचे मामला है। ये बाबा हैं जो यहाँ आए हैं, वो अपने घर आश्रम जाना चाहते हैं, तो आश्रम ले जाने के लिए आए हैं। कैसे क्या हुआ इनके साथ? ये तो मेरे को पता नहीं है, अभी मैंने पूछा तो बता रहे हैं कि ट्रेन में इनके साथ कुछ हादसा हो गया था, पैसे से चोरी हो गए हैं। जब बहुत संभाला मैं हॉस्पिटल के बेड में पाया।
अब हमारे साथ चलोगे आश्रम? आश्रम चलोगे हमारे साथ? बाबा आश्रम जाओगे ना? हमारे साथ करना ना, खाना पीना रहना सब वहीं होगा, तो उनको दिखा देंगे वापस, है ना? नशीली दवाओं के कारोबारियों का रिमांड खत्म, एसओजी को हाथ लगे कई सबूत। एसओजी ने न्यायालय में किया पेश। न्यायाधीश ने 15 दिनों के लिए मुंडला और साजिद को भेजा जेल। स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप के रिमांड पर चल रही नशीली दवाओं के होलसेल कारोबारी श्याम सुंदर मुंडला और उसके सहयोगी शेख साजिद ने रिमांड के दौरान कई राज उगले हैं। एसओजी के निरीक्षक भोलाराम खिलेरी और उनकी टीम ने मुंडला और शेख साजिद को लेकर कई घटना स्थलों की तस्दीक कराई, जिसमें वेलकम फार्मा के बीके कॉल नगर और विमला मार्केट के गोदामों को चेक किया गया। खिलेरी ने बताया कि मुंडला की वेलकम फार्मा से सिर्फ नशीली दवाओं का ही आयात किया जाता था, लेकिन कोरोना की पहली लहर के दौरान जब दूसरी दवाइयों की मांग बढ़ने लगी तो उसने वेलकम फार्मा के नाम से दूसरी कंपनियों से बिल पर दवाइयां मंगवाई, जिन्हें बिना बिल के बेचा गया। फिलहाल 2 दिन के रिमांड के दौरान दोनों से कई अहम सबूत हाथ लगे हैं, जिन पर अनुसंधान किया जाना बाकी है। श्याम सुंदर मुंडला और शेख साजिद को आज न्यायालय में पेश किया गया, जहां से न्यायाधीश के आदेश पर दोनों को 15 दिन के लिए जेल भेज दिया गया। आज 2 दिन का आपने रिमांड पे लिया था, क्या कुछ रहा है और कोर्ट के द्वारा? इनकी सूचना से घटनास्थल की तस्दीक हुई और जहां शेख साजिद ने उसके घर से रेपर बरामद हुए। श्याम मुंडला ने भी मुकेश हरिजन के घर की तस्दीक करवाई और इनका बीके कॉल में भी गोदाम है और विमला मार्केट में गोदाम है, उनको सबको चेक किया और इनसे और पूछताछ हुई। इनके अकाउंट में जो पैसे आए हैं वेलकम फार्मा में, उनमें जो बड़ी रकम थी कैलाश आचार्य उसको रूबरू कराया, तो उससे भी ये साबित होता है कि ये डमी फार्म जो वेलकम फार्मा है वो श्याम सुंदर मुंडला ने बनाई थी और बड़ी रकम अगर चेक से या और कहीं से भी भीम यूपीआई से कोई भी पेमेंट होता था, उनके कई अनुसार ही होता था। उन गवाहों से पूछताछ भी की है, उनको रूबरू भी कराया। अब इनसे तफ्तीश पूरी हो गई है, अब कोई आवश्यकता नहीं होने पर इनको जेसी के लिए आज पेश किया है, जहाँ से 15 दिन का जेसी भेजा गया। सर अलग राज्यों में भी इनकी बताया जा रहा है कि अलग राज्यों में भी ये माल बेचता था, सर वहाँ पे कुछ नहीं, हमारे पास ये 3 मुकदमों का है, तो हमारी तफ्तीश इन तक ही सीमित रहेगी। सर इसमें अजमेर का किसी व्यापारी का या किसी मेडिकल वाले का और नाम आ रहा है क्या इसमें? नाम आ रहा है, लेकिन ये पोजेशन केस है। जिनका इन्होंने पूछताछ में बताया है उनसे पूछेंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इनका आड़ लेके हम किसी को परेशान करेंगे या अननेसेसरी हेरेसमेंट करेंगे, ये नहीं होगा। हाँ, जो भी इनका बताया है उसकी तस्दीक होगी। पुलिस मित्र टीम ने पुष्कर सरोवर से अभियान के तहत फिर रेस्क्यू किए 35 सांप। अब तक 145 सांपों को पकड़कर आमजन व तीर्थयात्रियों को किया भयमुक्त। पुलिस मित्र टीम पूरे जिले में ही नहीं बल्कि राजस्थान की एकमात्र ऐसी प्रशिक्षित रेस्क्यू टीम है जो किसी भी प्रकार के रेस्क्यू ऑपरेशंस को सफलता के साथ अंजाम देते आए हैं। पूरे प्रदेश में शायद ही ऐसी कोई और टीम होगी जो हर आपदा में कसौटी पर 100% खरा उतरते हों। पुलिस मित्र टीम प्रशासन के साथ कंधे से कंधा मिलाकर 24 घंटे अपनी निस्वार्थ सेवाएं देते रहते हैं। इसी क्रम में कुछ दिन पूर्व बारिश के पानी के साथ पहाड़ों से सैकड़ों सांपों के बहकर आने से पुष्कर सरोवर में भारी मात्रा में सांप पहुंच गए, जिससे तीर्थ पुरोहितों सहित स्नान करने आने वाले तीर्थयात्रियों में भी डर का माहौल पैदा हो गया। तीर्थ पुरोहितों की सूचना पर अधिशासी अधिकारी अभिषेक गहलोत व पुष्कर थाना अधिकारी राजेश मीणा के कहने पर पुलिस मित्र टीम ने घाटों पर सांपों को पकड़ने का अभियान चलाया और अब तक टीम ने 145 सांपों को सुरक्षित रूप से पकड़कर वन्य अधिकारियों के निर्देशन में जंगल में पुनः छोड़ दिया।
पुलिस मित्र टीम इंचार्ज अमित भट्ट ने बताया कि सरोवर से सांपों को पकड़ने के कारण अब तीर्थयात्री भयमुक्त हो रहे हैं। लगातार चलाए जा रहे सांपों के रेस्क्यू ऑपरेशन के कारण अब सरोवर में सांपों की संख्या में कमी आई है। सांपों को रेस्क्यू करके पुणे जंगल में छोड़ने वाली टीम में मुख्यतः पुलिस मित्र टीम इंचार्ज अमित भट्ट के साथ राजेंद्र बच्चानी, सांवरा शर्मा, गिरीश गिरी, अजय नाथ, मुकेश देवड़ा, दिनेश चावला, सुनील बाकुलिया, राजेंद्र पवार, नरेंद्र मेघवंशी, मदन नायक का विशेष योगदान रहा। सर, आज 3 घंटे के रेस्क्यू के दौरान सभी पुलिस मित्रों के द्वारा पुष्कर में रात्रि को 35 सांपों का रेस्क्यू किया है, जो छोटे, बड़े और मध्यम आकार के हैं। और ये क्रम प्रतिदिन निरंतर चलता रहेगा ताकि तीर्थ में आने वाले किसी भी यात्री को किसी भी प्रकार की भय नहीं रहे और पुष्कर के घाटों का वातावरण सुरक्षित रहे। जय हिंद, जय भारत। आपका नाम? गिरीश गिरी। शहर में चयनित जर्जर भवनों पर नगर निगम नहीं कर रहा कोई कार्रवाई। पट्टी कटला नवीन लक्ष्मी नारायण मंदिर ट्रस्ट के मकान की पट्टियां गिरी। शनिवार दोपहर 2:45 बजे अचानक तेज आवाज के साथ एक 2 मंजिला मकान की पट्टियां गिरने से मकान में रह रहे लोगों की जान पर बनाई। वहीं पट्टियों के नीचे आने से एक 65 वर्षीय वृद्धा पुष्पा देवी गंभीर रूप से घायल हो गई, जिन्हें पड़ोसियों की मदद से रेस्क्यू कर तत्काल हॉस्पिटल पहुंचाया गया, जहां उनका इलाज जारी है। मौके पर सूचना मिलते ही वार्ड नंबर 69 के पार्षद अशोक मुदगल भी साथियों के साथ पहुंचे और राहत बचाव कार्य में जुट गए। अशोक मुदगल ने बताया कि 3 दिन पहले ही उनके द्वारा इस जर्जर भवन के हालात को देखते हुए निगम में जर्जर भवनों की लिस्ट में इसका शुमार कराया गया, लेकिन इससे पूर्व अभी तक चयनित जर्जर भवनों के खिलाफ नगर निगम द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई। मानसून के दौरान कभी भी इन भवनों के गिरने से गंभीर जनहानि हो सकती है। कहाँ का मामला है, क्या हुआ है? ये नया बाजार पट्टी कटला का मामला है। हाँ। ये लक्ष्मी नारायण जी का मंदिर है यहाँ पे। इसके ये सारी प्रॉपर्टी है ट्रस्ट की। ठीक है। तो इसमें ये सब किराएदार है, वर्षों से रह रहे हैं यहाँ पे। जर्जर अवस्था में मकान है। इसको चिन्हित भी कराया गया हमने नगर निगम से। कब की कितनी, मतलब इस बार वापस चिन्हित हो रखा है? पहले भी हो रखा है और अभी वापस सर्वे कराया गया 3 दिन पहले। हाँ। तो इसको दिखाया गया। अब इसकी कोई शिकायत ना तो दे रहा है, ना ट्रस्ट में कोई बोल रहा है इसका। तो अभी दिखाया गया। अभी 1 घंटे पहले, आधे घंटे पहले मेरे पास सूचना आई कि यहाँ पे कोई पट्टी गिर गई है। अब यहाँ आके मालूम पड़ा मेरे को कि यहाँ पे ये 2 पट्टियाँ गिर गई है, दोनों टांगों के ऊपर पट्टी गिरी है। वो वहाँ सो रही थी पलंग पे। उसकी हालत अभी चिंताजनक बताई जा रही है। अस्पताल के अंदर, हॉस्पिटल के अंदर है, जेएलएन के अंदर उसको भर्ती कराया गया है। अब हम वहाँ जा रहे हैं, उसकी देख रहे हैं उसके क्या हेल्प हो सकती है, क्या नहीं हो सकती है, वो सारे काम करेंगे। मेरे कार्यकाल में तभी मैंने 3 दिन पहले चिन्हित कराया है यहाँ पे मकान, सर्वे कराया है। इससे पहले कब हुआ ये उनको मालूम, मेरे को इतनी जानकारी नहीं। इससे पहले इसमें वो शामिल नहीं था। ये शामिल नहीं? हाँ, अभी मैंने जो 20 फाइलें देखी है उनमें अभी तक इसका नाम नहीं आया। पड़ोस में रहने वाले मनोज कुमार शर्मा ने बताया कि दोपहर 2:45 बजे नवीन लक्ष्मी नारायण मंदिर परिसर में रह रहे लोग तेज आवाज सुनकर बाहर निकल आए और देखा तो ऊपर मकान की पट्टियां गिर गई थी और मकान पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया था। मकान में कुल 5 लोग रह रहे हैं जो सुरक्षित है। पुष्पा देवी और एक बच्चा है जिसे मामूली चोटें आई हैं। लक्ष्मी नारायण मंदिर ट्रस्ट की प्रॉपर्टी में बरसों से कई किराएदार रह रहे हैं जो अपनी जान जोखिम में डालकर जीवन गुजार रहे हैं। जिला प्रशासन और नगर निगम को ऐसे भवनों के खिलाफ तत्काल कोई कार्रवाई करनी चाहिए, अन्यथा मानसून के दौरान बड़ी जनहानि भी हो सकती है। वैसे भी कौन सी जगह पे? ये नवीन लक्ष्मी नारायण मंदिर पट्टी कटला में हुआ ये हादसा। अचानक 2:45 पे सडन हुआ, जो ऊपर से कमरे की पट्टी आके गिरी। मैं पड़ोस के मकान में रहता हूँ, तो अचानक धमाका हुआ तो मैं भाग के आया।
भाग के आए तो बच्चे चिल्ला रहे थे। बच्चे उतरे, मैं मेरे साथ पीयूष और एक प्रशांत, 2-3 जने ऊपर चढ़े, फटाफट चढ़े तो फिर हमने वहाँ देखा कि वो माता जी जो काकी से हमारे पुष्पा देवी जी, वो उसके नीचे दबी हुई थी। फिर वो पट्टी को टेढ़ा किया, उनको निकाला और रेस्क्यू करके हम फटाफट हॉस्पिटल छोड़ के आए। अभी भी छोड़ के आए हैं उनको हॉस्पिटल। क्या कंडीशन है अभी उनकी? कंडीशन अभी तो टाँके आए हैं और डॉक्टर देख रहा है, ऑब्जर्वेशन में अभी टाइम लगेगा थोड़ा। कहाँ चोट लगी उनकी? नीचे की कमर के नीचे के हिस्से पे आया है। कितने साल की थी वो? 60 प्लस है। कितने लोग रहते? 5 जने रहते हैं। ये नया बाजार पट्टी कटला का एरिया है और नया लक्ष्मी नारायण के मंदिर के यहाँ पे। और यहाँ पे एक्चुअल में 2:45 बजे एकदम से पट्टी गिरने की आवाज़ आई, तो उस हिसाब से हम लोग ऊपर गए तो वहाँ पे दादी जी है। तो वो बच्चा जो था वो पट्टी के नीचे ही था, बट वो निकल के आ गया था, उसको निकाल लिया था। और वो बच्ची जो है वो रसोई में काम कर रही थी। तो हम लोग गए, हमने पट्टी वगैरह उठाई, उन दादी जी को निकाला, उनको हॉस्पिटल शिफ्ट करवाया अभी, और जेलन हॉस्पिटल में है। कितनी लगी उनके? उनके पाँव अब शायद होंगे कि दोनों पाँव तो मतलब पैरों पे लगी है। हाँ, जांग तो फट गई है। मकान की क्या हालत हो रही है? मकान की हालत ऐसी हो रही है सर कि मतलब अब ऊपर कोई जाए तो फिर भरोसा नहीं। जर्जर व्यवस्था में? बहुत जर्जर व्यवस्था में है और पट्टियाँ वगैरह सारी नीचे आ चुकी है। आया था नगर निगम से? नगर निगम से तो अभी तक तो पार्षद के वहाँ से कोई आया था, वो फोटो वगैरह खींच के लेके गए। विस्तार से पढ़ने के लिए लॉग इन करें horizonn.com, सच के साथ। Audio Jungle.